प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार कुशवाहा, सहायक अध्यापक राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से एक बार फिर आप सभी का कक्षा 9वीं के वाणिज्य विषय में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग इस विषय के अंतर्गत तृतीय खंड अधिकोषण तत्व में मुद्रा का इतिहास, परिभाषा एवं कार्य के तृतीय और अंतिम भाग का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, इससे पहले के 2 खंडों में मैंने आपको विनिमय का अर्थ, उसकी परिभाषा और विनिमय के जो स्वरूप होते हैं, वस्तु विनिमय और मौद्रिक विनिमय, उनके बारे में बताया था। वस्तु विनिमय की जो आवश्यक शर्तें होती हैं, लाभ और जो उसकी कठिनाइयां, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरे वीडियो क्लास में हम लोगों ने मौद्रिक विनिमय के बारे में जाना था, उसके उत्पत्ति के सिद्धांतों को जाना था और साथ ही साथ यह भी जाना था कि मुद्रा के विकास के जो विभिन्न चरण हैं वह कैसे हैं, और मुद्रा की परिभाषाओं को भी जाना था। आज भी हम लोग इस वीडियो क्लास की शुरुआत मुद्रा की परिभाषाओं के साथ करेंगे, जिसमें विस्तार के आधार पर, इसको हमने पिछली वीडियो क्लास में पढ़ लिया हुआ है, इसको दोहराएंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति और स्वभाव के आधार पर मुद्रा की कितने तरह की परिभाषाएं विद्वानों ने दी हैं। साथ ही साथ आज का जो मुख्य टॉपिक है वह है मुद्रा के कार्य। वह क्या है? मुद्रा के कार्य। की मुद्रा के जो कार्य होते हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें मुख्य कार्य हैं, सहायक कार्य हैं और आकस्मिक कार्य हैं। तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि मुद्रा के क्या क्या कार्य होते हैं और मुद्रा कैसे कार्य करती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुद्रा की परिभाषाओं के बारे में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो क्लास में मैंने आपको बताया था कि विभिन्न जो लेखक हैं उनके विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर मुद्रा की अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी गई हैं और इन परिभाषाओं को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो विस्तार के आधार पर है। विस्तार के आधार पर मैंने आपको बताया था कि विस्तार के आधार पर जो मुद्रा है, मुद्रा की परिभाषा है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? संकुचित परिभाषा, विस्तृत परिभाषा और उचित परिभाषा। विस्तार के आधार पर मुद्रा की परिभाषाओं को हमने 3 भागों में पढ़ा था। पहली थी संकुचित परिभाषा। संकुचित परिभाषा मुद्रा में केवल धात्विक मुद्रा को ही जोड़ती है, अर्थात संकुचित परिभाषा केवल धातु मुद्रा को ही मुद्रा मानती है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। जबकि विस्तृत परिभाषा क्या है? विस्तृत परिभाषा धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और शाख मुद्रा, इन तीनों को ही मुद्रा की परिभाषा में जोड़ती है। विस्तृत परिभाषा धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और शाख मुद्रा तीनों को ही मुद्रा की परिभाषा के अंतर्गत रखती है। जबकि जो उचित परिभाषा है वह केवल धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा, इन्हीं दोनों मुद्राओं को अपने में समाहित करती है। तो बच्चों, ये चीजें हमने पिछले वीडियो क्लास में पढ़ी थी। आज हम लोग किस चीज का अध्ययन करने वाले हैं? आज हम लोग प्रकृति या स्वभाव के आधार पर मुद्रा की कितनी परिभाषाएं दी गई हैं, कितने तरह की परिभाषाएं दी गई हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो प्रकृति और स्वभाव के आधार पर मुद्रा की परिभाषाओं को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका वैधानिक परिभाषाएं। वैधानिक परिभाषाएं सबसे पहला है। दूसरा है आपका वर्णनात्मक परिभाषाएं और तीसरा है सामान्य स्वीकृति की परिभाषाएं। ठीक, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वैधानिक परिभाषाओं का और उसके पश्चात अन्य परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं मुद्रा की वैधानिक परिभाषा क्या कहती है। वैधानिक परिभाषा के अनुसार जिस वस्तु को राज्य मुद्रा घोषित कर देता है उस वस्तु को मुद्रा कहते हैं। मतलब कि इस परिभाषा के जो समर्थक हैं उनका यह मानना है कि जिस वस्तु को राज्य, यहां राज्य का मतलब देश से है, एक राष्ट्र से है, अर्थात जब कोई राष्ट्र, कोई विशेष क्षेत्र जिसकी अपनी मुद्रा है, वह किसी वस्तु को मुद्रा घोषित कर देती है तो वो वस्तु ही मुद्रा कहलाती है। तो वैधानिक परिभाषा कहती है कि जिस वस्तु को राज्य मुद्रा घोषित कर दे वह मुद्रा हो जाती है। इस विचारधारा के समर्थकों में नैप और हार्ट्रे आदि विद्वान आते हैं।
कौन कौन से? नैप और हार्ट्रे। नैप क्या कहते हैं, इनको जानते हैं? नैप कहते हैं कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाए मुद्रा है। अर्थात एक राष्ट्र के द्वारा, एक देश के द्वारा, उसकी सरकार के द्वारा जब कोई भी वस्तु एक मुद्रा, उसको मुद्रा घोषित कर दिया जाए तो वो मुद्रा बन जाती है, चाहे वो पेन ही क्यों ना हो। यदि राज्य ने उसे मुद्रा घोषित कर दिया, एक कागज ही हो, जिस निर्धारित कागज हो, उसको यदि राज्य ने मुद्रा घोषित कर दिया तो वह मुद्रा हो जाती है। हार्ट्रे क्या कहते हैं? हार्ट्रे भी इसी बात को दूसरे तरीके से कहते हैं। कहते क्या है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसको प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। क्यों? क्योंकि राज्य ने उसको मुद्रा घोषित कर दिया है, या जिसे सरकार मुद्रा घोषित कर देती है। यहाँ पे क्या है? वैधानिक परिभाषा सीधी सी बात यह कहती है कि एक ऐसी वस्तु जिसे किसी राष्ट्र ने मुद्रा घोषित कर दिया है तो वह मुद्रा हो गई। ठीक, अगली जो परिभाषा है उसको हम लोग देखते हैं। मुद्रा की वर्णनात्मक परिभाषा। मुद्रा की वर्णनात्मक परिभाषा क्या कहती है प्यारे बच्चों? मुद्रा की जो वर्णनात्मक परिभाषा है वह मुद्रा की परिभाषा की बजाय उसका वर्णन करने को अधिक महत्व देती है। मतलब कि वो मुद्रा को परिभाषित कम करती है, उसके कार्यों का, उसकी विशेषताओं का वर्णन करती है। इस परिभाषा में मुद्रा की जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन होता है, और इस परिभाषा के जो समर्थक हैं, इस परिभाषा के जो समर्थक हैं उसमें हॉम है, क्राउथर हैं, जिनका नाम आपने पहले भी सुना था, हॉटलेविदर्स हैं, हॉटलेविदर्स का भी नाम हम लोगों ने जाना था, थॉमस और ट्रेस्कॉट आदि अर्थशास्त्री इस तरह की परिभाषा के समर्थन में आते हैं। बच्चों, इनमें से कुछ जो विद्वान हैं उनकी परिभाषाओं को भी हमने यहाँ पे लिया है, जिसमें हॉम के अनुसार क्या है? हॉम कहते हैं कि मुद्रा जो शब्द है इसका प्रयोग विनिमय का माध्यम और मूल्य का मान दोनों को संबोधित करने के लिए किया जाता है। अर्थात जो मुद्रा शब्द है वो विनिमय के माध्यम के रूप में, जो कि मुद्रा का एक कार्य है जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, और मूल्य का मान, मतलब जो मूल्य है किसी वस्तु का उसको मापने के लिए, मान पता करने के लिए, संबोधित करने के लिए किया जाता है। ठीक, नोगारो एक है, वो क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय का माध्यम और मूल्य के सामान्य मापक के रूप में कार्य करती है। ये भी वही बात कह रहे हैं कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के सामान्य मापक के रूप में कार्य करती है। अर्थात बच्चों की जो मुद्रा की वर्णनात्मक परिभाषा है यह मुद्रा के विशेषताओं का, इसके कार्यों का वर्णन करती है, न कि ये परिभाषा के तौर पे होती है, जिसमें से मुद्रा के जो दो प्रमुख कार्य हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, उसके बारे में यहाँ पर कुछ परिभाषाओं में दिखाया भी गया है। आइए अब जानते हैं मुद्रा के सामान्य स्वीकृति की परिभाषाएं। यह परिभाषाएं ऐसी परिभाषाएं हैं जिनको सामान्य रूप से स्वीकृति मिलती है। तो इस विचारधारा की परिभाषाएं मुद्रा की सामान्य स्वीकृति पर बल देती हैं, अर्थात कि अधिक से अधिक लोग यदि उस वस्तु को स्वीकार करते हैं तो वह मुद्रा कहलाएगी। इसके समर्थन में प्रोफेसर सेलिगमैन, मार्शल, किन्स और प्रोफेसर कोले आदि विद्वान हैं। इस तरह के जो विद्वान हैं, सेलिगमैन, मार्शल, किन्स, कोले आदि विद्वान हैं, वह इस सामान्य स्वीकृति की परिभाषा का समर्थन करते हैं। प्रोफेसर सेलिगमैन कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है। एक अत्यंत ही साधारण सी और अच्छी परिभाषा, क्या कि मुद्रा वह वस्तु है जो जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है, अर्थात सर्वसाधारण के द्वारा जिसको स्वीकार किया जाता है वही वस्तु क्या हो गई? मुद्रा कहलाती है। प्रोफेसर कोले कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकती है, अर्थात कि एक ऐसी वस्तु जिससे हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं, जिससे हम वस्तुओं को, जिसके लिए हम वस्तुओं को बेच सकते हैं, तो वह वस्तु क्या कहलाएगी? मुद्रा कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वह सामान्य जनों के द्वारा, लोगों के द्वारा साधारण रूप में स्वीकार्य है। इसी के क्रम में प्रोफेसर
किन्स ने मुद्रा के सामान्य स्वीकृति की एक परिभाषा दी हुई है, वह क्या है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे देकर ऋण से छुटकारा मिलता है। अर्थात किसी ऋण के भुगतान के लिए हम जिस वस्तु को देते हैं वह मुद्रा कहलाती है, जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। मतलब मुद्रा के रूप में आपके पास क्रय शक्ति का संचय है, अर्थात आपके पास क्रय करने की, खरीदने की शक्ति इकट्ठा है। यदि आपके पास मुद्रा का संचय है तो आपके पास खरीदने की शक्ति उपलब्ध है। ठीक इसी तरह मुद्रा की परिभाषाओं के बारे में मार्शल की राय भी है। मार्शल कहते हैं कि मुद्रा वह धुरी है, वह सेंटर पॉइंट है जिसके चारों तरफ अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। अर्थ विज्ञान मतलब जो अर्थशास्त्र है वह इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो मार्शल कहते हैं कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने जाना कि जो मुद्रा है उसकी जो परिभाषाएं हैं वह विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर दी है। विस्तार के आधार पर हमने 3 परिभाषाओं को जाना था, संकुचित और विस्तृत और उचित परिभाषाओं को समझा था, और प्रकृति के आधार पर हमने फिर से मुद्रा की परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा। पहला था आपका वैधानिक परिभाषा, दूसरा वर्णनात्मक परिभाषा और तीसरा सामान्य स्वीकृति की परिभाषा थी। बच्चों, अब हम लोग मुद्रा के कार्य के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आधुनिक युग में मुद्रा की जो आवश्यकता है, मुद्रा की जो अहमियत है वह बहुत अधिक है, और इसी अहमियत को देखते हुए हम यह जान सकते हैं कि मुद्रा के अनेक कार्य हैं। ये जो मुद्रा के अनेक कार्य हैं इनको अर्थशास्त्र में अध्ययन के दृष्टिकोण से इन कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 3 भागों में इन कार्यों को बांटा गया है, जिसमें से पहला कार्य जो है वो आपका प्रधान या प्रमुख कार्य है, और दूसरा जो है आपका सहायक या गौण कार्य, और तीसरा आकस्मिक या संयोगिक कार्य कहलाता है। बच्चों, इसमें हम लोग इन्हीं कार्यों के बारे में जानेंगे कि ये जो प्रधान या प्रमुख कार्य हैं, सहायक कार्य और जो आकस्मिक कार्य हैं, ये क्या क्या है, इनके अंतर्गत कौन कौन सी हेडिंग, कौन कौन से बिंदु आते हैं, और यह जो मुद्रा है वह हमारे लिए कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले जानते हैं मुद्रा के प्रधान या प्रमुख कार्य। मुद्रा का जो सबसे प्रमुख कार्य है, जिसको हमने वर्णनात्मक परिभाषाओं में भी जाना, वह 2 तरह का है। पहला है आपका विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम क्या होता है बच्चों? विनिमय का माध्यम का सीधा सा मतलब है कि जब हम कोई वस्तु बेचते हैं तो उसके बदले में हमें जो वस्तु प्राप्त होती है, और उस वस्तु को दे करके जब हम कोई और वस्तु खरीद सकते हैं, तो वह चीज विनिमय के माध्यम के तौर पे काम करती है। और पैसा या मुद्रा विनिमय के माध्यम का ही कार्य करती है। अर्थात हम कोई वस्तु बेच करके पैसे प्राप्त करते हैं और उस पैसे को दे करके फिर से कोई वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इसमें चित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेड है इसको हमने बेचा और उसके बदले में हमें धन प्राप्त हुआ, और इस धन से हमने यह मीट खरीद लिया। इसी तरह इस ब्रेड के बदले में हमने पैसा प्राप्त किया और इस पैसे से हमने टॉफियां खरीद ली। तो ये जो मुद्रा है वह मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब कि अदला बदली के लिए यह प्रयोग की जा रही है। उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। कैसे कार्य करती है? विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। वस्तु को सीधे वस्तु से न बदलकर पहले वस्तु से मुद्रा को और फिर मुद्रा से वस्तु को बदला करते हैं। विनिमय के माध्यम का मतलब कि हम पहले अपनी वस्तु को बेच करके पैसा प्राप्त कर रहे हैं और फिर उस पैसे से हम कोई और वस्तु ले रहे हैं। तो इस तरह से मुद्रा का पहला जो प्रमुख कार्य है वह है विनिमय का माध्यम। बच्चों इसे याद रखिएगा, विनिमय का माध्यम। अब दूसरे प्रमुख कार्य के बारे में जानते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए शायद नया भी होगा। मूल्य का सामान्य मापक। इसका क्या अर्थ है कि यह मूल्य को, वैल्यू, किसी भी वस्तु की कीमत को मापने का काम करता है। कैसे? जिस प्रकार लंबाई के मापन के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं,
किसी की लंबाई बच्चों नापनी हो तो हम क्या करेंगे, मीटर से नापते हैं, कितने फीट का है, कितने सेंटीमीटर का है, कितने मीटर का है, यह नापते हैं कि नहीं नापते हैं। वजन को मापने के लिए हम किलो का प्रयोग करते हैं कि आपका वजन कितना है। आप तराजू पे, स्केल पे खड़े होते हैं, आपको पता चलता है कि आपका वजन इतने किलो का है। द्रव को मापने के लिए लीटर का प्रयोग करते हैं। आपके घरों में दूध आता होगा, दूध किससे मापा जाता है, लीटर में। तेल जो होता है खाना बनाने वाला, वह किस में नापा जाता है, लीटर में। पानी किस में होता है, लीटर में। ठीक इसी तरह किसी वस्तु के मूल्य को मापने के लिए, किसी वस्तु की कीमत को मापने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि चीनी जो है, 1 किलो चीनी की क्या कीमत है, 40 रुपए। जब हम 40 रुपए कह रहे हैं तो हम उस 1 किलो चीनी को किसमें परिवर्तित कर रहे हैं, मुद्रा में, अर्थात उसकी कीमत को हम मुद्रा में माप रहे हैं। इसी तरह कोई वस्तु, एक पेन है, आपकी कितने की है, 5 रुपए की, तो उस पेन की कीमत को हमने 5 रुपए में माप लिया। तो इस तरह के इस चित्रों के माध्यम से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये सोना है, इसकी कीमत को हमने मुद्रा में माप लिया। या जिस तरह लंबाई को मापने के लिए मीटर की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह पैसे की कीमत को मापने के लिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। और बच्चों, यह जो मुद्रा होती है, प्रत्येक देश की मुद्रा अलग अलग होती है, इसलिए इनके मूल्य का मापन भी अलग अलग होता है। कोई उसी चीनी, 1 किलो चीनी को कोई डॉलर में मापता है, कोई रुपए में मापता है, कोई येन में मापता है, कोई यूरो में मापता है, तो अलग अलग तरह का मूल्य मापन होता है। अब आइए जानते हैं मुद्रा के सहायक और गौण कार्यों के बारे में। प्यारे बच्चों, मुद्रा के सहायक और गौण कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है क्रय शक्ति का संचय। यह शब्द का भी हम लोग ने प्रयोग परिभाषा में पढ़ा था। क्रय शक्ति का संचय, क्रय शक्ति मतलब खरीदने की शक्ति। आप कोई भी वस्तु तभी खरीद सकते हैं जब आपके पास क्या हो, मुद्रा होगी। तो मुद्रा की यह खासियत है कि उसके पास क्रय शक्ति का संचय होता है। मनुष्य अपनी बचत को भविष्य के लिए मुद्रा में बचा कर रख सकता है। इस प्रकार मुद्रा सरलता से संचित की जा सकती है। प्यारे बच्चों, जब मैं आपको वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बता रहा था तो उस समय मैंने बताया था कि वस्तु विनिमय प्रणाली का एक सबसे बड़ा दोष है कि उसमें क्रय शक्ति का संचय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वस्तुएं एक समय के बाद खराब होने लगती हैं। परंतु मुद्रा ऐसी वस्तुओं की बनी होती है जिसमें क्रय शक्ति का संचय आधार होता है। अर्थात यदि आपके पास चावल है तो उस चावल में क्रय शक्ति तो है, लेकिन आप उसे संचय कर करके बहुत अधिक समय तक नहीं रख सकते। परंतु एक मुद्रा को आप संचय करके अच्छे लंबे समय तक रख सकते हैं। इसलिए मनुष्यों ने मुद्रा का आविष्कार किया और यह मुद्रा आपको भविष्य के लिए मुद्रा को बचा करके आप इसमें रख सकते हैं, अर्थात क्रय शक्ति का संचय कर सकते हैं। इसकी दूसरा जो सहायक कार्य है वह है भावी भुगतान का आधार। बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली में एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि उधार क्रय का कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब कि उधार क्रय संभव नहीं था। जबकि मुद्रा के आविष्कार ने भावी भुगतान का सीधा सा मतलब क्या है कि आज हम सामान ले रहे हैं और उसका भुगतान कुछ दिनों बाद करेंगे, अर्थात उधार। भावी भुगतान का मतलब क्या? उधार का आधार। अर्थात कि जब हम कोई उधार लेते हैं, कोई ऋण लेते हैं, तो उसका भुगतान हमको किसमें करना रहता है? किसी भी ऋण का भुगतान मुद्रा के रूप में ही होता है। तो उधार या साख या भावी भुगतान का आधार क्या है? इन सब का आधार आपकी मुद्रा है। वर्तमान में जो वस्तु या सेवा उधार ली जाती है, भविष्य में इसका भुगतान मुद्रा के रूप में किया जाता है। हम किसी अन्य रूप में न करके उसका भुगतान किस में करते हैं? मुद्रा के रूप में करते हैं। तो जो भावी भुगतान है वह किस पर आधारित है? वह मुद्रा पर ही आधारित है। इसलिए यह मुद्रा का एक सहायक कार्य है। अगला है मूल्य का हस्तांतरण। बच्चों, जब वस्तु विनिमय प्रणाली में पढ़ा रहा था तो उसके दोषों में यह समस्या भी हमने देखी थी कि वस्तुओं का हस्तांतरण संभव नहीं है। जैसे आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास जमीन है, आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर के जा नहीं सकते, वह कठिन होता है। आपके पास चावल है तो आप बहुत अधिक
मात्रा में चावल एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, परंतु मुद्रा में तरलता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण होता है मुद्रा में? तरलता का गुण होता है। मुद्रा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। हम अपनी जमीन को, अपने मकान को बेच करके उससे जो प्राप्त मुद्रा है उसको लेकर के कहीं अन्यत्र जगह पर स्थापित हो सकते हैं। तो इसके नाते इस मुद्रा का एक कार्य ये भी होता है कि यह मूल्य का हस्तांतरण करती है, इसलिए मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से ले जाया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से हमने 3 तरह के सहायक कार्यों के बारे में जाना। पहला क्रय शक्ति का संचय, दूसरा भावी भुगतान का आधार और तीसरा मूल्य का हस्तांतरण। प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं मुद्रा के आकस्मिक कार्यों के बारे में। मुद्रा के कौन कौन से आकस्मिक कार्य हैं? मुद्रा के आकस्मिक कार्यों में सबसे पहला है साख का आधार। साख का आधार मतलब कि जो भी हमारे साख पत्र हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो चेक होते हैं बैंकों के द्वारा जारी किए जाते हैं, और जो विनिमय विपत्र होते हैं जो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी पर लिखता है उधार क्रय करते समय, हुंडियां जो होती हैं यह भी व्यापारियों के द्वारा लिखी जाती हैं। इस तरह के जो साख पत्र होते हैं इनके भुगतान का अंतिम विकल्प क्या होता है? इनके भुगतान का अंतिम विकल्प आपकी मुद्रा ही होती है। तो यह साख का आधार होता है। एक और शब्दों में साख को देखें तो साख मतलब कि आपका भरोसा, आपका विश्वास कितना है, मतलब लोग आपके ऊपर कितना विश्वास करते हैं। तो वो जो साख है मतलब आपकी जो ख्याति है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, वह भी, उसका भी मूल्यांकन मुद्रा के ही आधार पर किया जाता है। किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी में किसी व्यापारी की या उस कंपनी की जो आर्थिक स्थिति है उसका मूल्यांकन किसमें किया जाता है? उसका मूल्यांकन भी मुद्रा में किया जाता है। तो जो मुद्रा है बच्चों वह साख का आधार होती है। बात समझ में आई? अब दूसरा है एक पूंजी का आधार। पूंजी क्या होती है बच्चों? मैंने आपको बताया था कि वह धन या वह धनराशि या वह वस्तुएं जिनके माध्यम से हम एक व्यापार शुरू करते हैं, या किसी व्यापार को शुरू करने में जिस धन या जिस वस्तु को लगाया जाता है वह क्या कहलाती है? वह पूंजी कहलाती है। तो मुद्रा पूंजी को तरल रूप प्रदान करती है और सभी प्रकार की पूंजी को मुद्रा में बदल देती है। मतलब कि कोई भी जो पूंजी है जो किसी व्यापार में लगी हुई है उसका भी आधार क्या है? उसको भी बदल करके हम किसमें प्राप्त कर सकते हैं? मुद्रा में ही। और मुद्रा के पास यह शक्ति है कि वह किसी भी प्रकार की पूंजी को मुद्रा में बदल सकती है। प्यारे बच्चों, अब अगला है आपका राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय के वितरण का क्या मतलब है कि किसी राष्ट्र में जितनी भी आमदनी होती है, अर्थात जो उत्पादन की क्रिया में जितने लोग लगे हुए हैं, जो उस आमदनी को बनाने की क्रिया में लगे हुए हैं, उनके मध्य वितरण का जो पैमाना है वह भी मुद्रा के द्वारा ही मिल पाता है। कहने का मतलब ये कि देश के उत्पादन में लगे सभी वर्गों को उनके सहयोग का उचित मूल्य जो है वह मुद्रा के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो मुद्रा के यह भी आकस्मिक कार्य है कि वह राष्ट्रीय जो आय है उसका वितरण करता है। अर्थात जो कोई लोग नौकरी कर रहे हैं उनको वेतन के तौर पे, जो मजदूरी कर रहे हैं उनको मजदूरी के रूप में वह चीजें प्राप्त होती हैं, और इस तरह से राष्ट्रीय आय का वितरण होता है। इसके अलावा मुद्रा के जो आकस्मिक कार्य हैं उनमें एक और आता है अधिकतम संतुष्टि। मुद्रा जो है आपको संतुष्टि प्रदान करती है। यहाँ पे यह चित्र इसकी वजह से भी लगा हुआ है कि जब आपके जेब में पैसे होते हैं तो आप संतुष्ट दिखाई देते हैं। आपको यह अंदाजा होता है कि जो उपभोक्ता है उसके पास क्रय शक्ति है, वह बहुत सारी चीजों को खरीद सकता है। तो उपभोक्ता मुद्रा के द्वारा अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है। तो यह भी एक तरह का कार्य है मुद्रा का। एक है पूंजी की गतिशीलता में सहायक। मुद्रा पूंजी का आधार है, अर्थात पूंजी का जो एग्जिस्टेंस है, पूंजी का जो अस्तित्व है वो किसकी वजह से है? मुद्रा की वजह से। साथ ही साथ मुद्रा पूंजी को गतिशील भी बनाने का कार्य करता है। वस्तु की अपेक्षा
पूंजी को मुद्रा के रूप में आसानी से गतिशील और उत्पादक बनाया जाता है। मतलब यदि आपकी पूंजी वस्तु के रूप में है तो वह बहुत अधिक गतिशील नहीं होगी, वो उसका प्रयोग आप किसी निश्चित क्षेत्र में ही कर सकते हैं, परंतु यदि वही पूंजी मुद्रा के रूप में होगी तो वह आसानी से गतिशील होगी और वह अलग अलग तरह के उत्पादक कार्यों में उसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। तो बच्चों, ये जो होता है वह मुद्रा पूंजी की गतिशीलता में सहायक होती है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा कि मुद्रा की जो परिभाषाएं हैं, विस्तार के आधार पर संकुचित परिभाषा, विस्तृत परिभाषा और उचित परिभाषा, जबकि प्रकृति के आधार पर मुद्रा की परिभाषाएं तीन तरह की वैधानिक, वर्णनात्मक और सामान्य स्वीकृति की परिभाषाएं हैं। और जब हम मुद्रा के कार्यों को देखते हैं तो जान लें कि मुद्रा के कार्यों को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें से जो प्रमुख कार्य है उसमें विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक है, ठीक। और सहायक कार्यों में मैंने आपको बताया क्रय शक्ति का संचय, भावी भुगतान का आधार और मूल्य का हस्तांतरण। जबकि आकस्मिक कार्यों में हम लोगों ने जाना कि मुद्रा साख का आधार होती है, मुद्रा पूंजी का आधार होती है, राष्ट्रीय आय के वितरण में मुद्रा सहायक होती है, अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता में सहायक होती है। तो इस तरह से बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम इस पाठ को खत्म करते हैं और इस मुद्रा के कार्यों को जानते हुए इस पाठ की समाप्ति पर हम कुछ गृह कार्य नोट कर लें और आशा करता हूं बच्चों कि आपको यह सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, आपने इन चीजों को सीखा होगा और इस गृह कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।